नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर स्पीति में बारिश। जो ये चैप्टर लिखा है, ये चैप्टर लिखा गया है कृष्णनाथ जी द्वारा और ये चैप्टर एक यात्रा वृतांत के रूप में उन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है स्पीति में बारिश, तो यहाँ पर लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल में है के बारे में बताया गया है कि जहाँ पर इतनी ज्यादा जो है ठंड पड़ती है, इतनी ज्यादा हमेशा वहां पर बर्फ रहती है और वहां उसकी जो ऊंचाई है, वहां के लोगों का रहन सहन जिस प्रकार से है, वहां के लोगों के खाना पीना जिस प्रकार से है, वहां की एक तरह से जो भी सारी चीजें वहां के बारे में यहाँ पर बताई गई है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा और काफी सारी चीजें यहाँ पर इंटरेस्टिंग भी आपको लगने वाली है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर पाठ के लेखक कृष्णनाथ जी के बारे में यहाँ पर कुछ जान लेते हैं जरूरी बातें। तो जैसे कि उनका जन्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो कृष्णनाथ जी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1934, कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 1934 को वाराणसी में हुआ था। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। तो इस तरह से इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने अपने जीवन में किया है और इन्हें कुछ सम्मानों से भी नवाजा गया है, जैसे कि लोहिया सम्मान। और इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई। इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई है। और बाकी इनके जीवन के काफी, इनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए काफी पहलू यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए किया और उसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बुद्ध दर्शन की ओर हुआ। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ हो गई, यानी कि आस्था हो गई। और अर्थशास्त्र के विद्वान भी ये रहे। काफी सारी चीजें, जैसे हिंदी की पत्रिका संकल्पना का संपादन भी इन्होंने कई साल किया। मैनकाइंड के का भी कुछ वर्षों तक इन्होंने संपादन किया। तो इस तरह से इन्होंने काफी सारी चीजें अपने जीवन में की और हमने जरूरी बातें जो है इनके जीवन से संबंधित उनको यहाँ पर पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। पाठ का नाम है स्पीति में बारिश। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पीति में बारिश जो हमारा चैप्टर है, ये एक यात्रा वृतांत है, कृष्णनाथ जी द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है। और इसमें जो स्पीति है, उसके लाहौल स्पीति जो है उसकी भौगोलिक जो स्थिति है, वहाँ का रहन सहन जो है, वहाँ से कृषि से जुड़ी हुई जो बातें हैं, खान पान से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और सबसे मेन चीज ये है कि ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। स्पीति हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। स्पीति जो है वो लाहौल स्पीति जिले की तहसील है, ठीक है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मक ही है, यानी कि लाहौल स्पीति का ये एक संयोग या योग का है, ये भी आकस्मक ही है। इसमें बहुत योग नहीं है, यानी कि काफी ज्यादा जोड़ घटाव नहीं है, काफी ज्यादा सोचा विचारा नहीं गया इसको एक तरह से तहसील बनाने के लिए। काफी सारी बातें इसमें नहीं सोचनी पड़ी, ये अचानक ही ये सारी चीजें हो गई, आकस्मिक ही ये सारी चीजें हुई। इनमें बहुत योग नहीं है। ऊंचे दर्रों, कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है, यानी कि एक तरह से इसमें काफी ज्यादा ऊंचे दर्रे हैं और बहुत ही कठिन रास्ता है यहाँ जाने का। तो इस कारण इतिहास में भी इसका नाम बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं है। यानी कि जैसे
हर जगह का नाम आता है, तो इतिहास में भी इसका नाम बहुत कम जोड़ा गया है, बहुत कम है। अलंघ्य भूगोल, अलंघ्य भूगोल यानी कि ऐसा इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो अलंघ्य है, जिसको नांगा नहीं जा सकता, जिसको पार नहीं किया जा सकता। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है, यानी कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है, यहाँ का जो भूगोल है वो अलंघ्य है, जिसको पार नहीं किया जा सकता, जिसको नांगा नहीं जा सकता, जहाँ पर रेगुलरली आया जाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए यहाँ के इतिहास का एक बड़ा रीजन ये भी है कि यहाँ का कोई इतिहास नहीं है। जबकि संसार में कुछ सुधार हुआ है, यानी कि अब जब संसार में काफी सारी चीजें चेंज हुई है, काफी संसाधन आ गए हैं, काफी सारे परिवर्तन आ गए हैं, तो अब थोड़ा सा कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहुल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है। और अभी भी लाहुल स्पीति का जो योग है वो वायरलेस सेट के जरिए होता है, यानी कि अभी भी वहां पर प्रॉपर उतने ज्यादा संसाधन नहीं है किसी भी चीज के। जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है, यानी कि जो केलंग और काजा के बीच खड़कता है, फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा। अवज्ञा यानी कि आज्ञा का पालन, उसकी आज्ञा को तो नहीं मान रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। यानी कि जो केलंग के बादशाह है, उन्होंने वहां पर एक सूबेदार रखा हुआ है, जिससे वो वायरलेस सेट पे बात करते हैं और वहां पर संदेश भेजते हैं, और उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ये सूबेदार उनकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, यानी कि आज्ञा का अनुपालन, यानी कि आज्ञा नहीं तो नहीं मान रहा है। तो इस तरह से, लेकिन वो संदेश भेजने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है। वसंत जो ऋतु होती है उस समय पर भी 170 मील का जो ये सफर है, काफी ज्यादा मुश्किलें इसमें आती है। और शीत में तो प्रायः असंभव ही है। वसंत ऋतु जब एक तरह से चारों तरफ सुंदरता होती है, हरियाली होती है, सर्दी धीरे धीरे जाती रहती है, बर्फ पिघल जाती है, अब गर्मियां आना स्टार्ट हो जाती है, यानी बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, उस समय पर भी इतनी दूर चल पाना बहुत ज्यादा कठिन है। तो सर्दियों में तो ये लगभग असंभव ही है, सर्दियों में तो जा ही नहीं सकते। जब से ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। जब से ये पूरा साम्राज्य टूटा है तो स्पीति जो है वो हमेशा ही स्वतंत्र रही है। फिर भी मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, तो कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। यानी कि फिर भी बहुत ऐसा नहीं है कि कोई भी इतिहास नहीं है, थोड़ा करके वो सभी के पास रही। यानी कि पहले लद्दाख मंडल में रही, फिर कश्मीर मंडल में रही, फिर बुशहर मंडल में रही, फिर कुल्लू मंडल में रही, और उसके बाद ब्रिटिश भारत के तहत रही। और तब भी प्रायः स्वायत्त ही रही, यानी कि तब भी ऐसा कोई नहीं था कि कोई उस पर राज कर रहा है या किसी का वहां पर एक तरह से जोर चल रहा है, वहां पर वो स्वायत्त ही रही। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। इसका ये एकांत, इसकी स्वायत्तता भूगोल ने ही सिरजी है। इसका सृजन भौगोलिक है, भूगोल ने ही इसको रचा है और भूगोल ही इसकी रक्षा करता है। यानी कि क्योंकि भूगोल ने ही इसको ऐसा बनाया है और भूगोल ही इस कारण इसकी रक्षा करता है। भूगोल ही इसका संहार भी करता है। देखिए, भूगोल ही इसको बचाता है, भूगोल ने ही इसको बनाया है, और भूगोल ही इसको समाप्त भी करता है, इसका संहार भी करता है। क्योंकि भूगोल में कभी भी यहाँ पर कोई भी बड़ी आपदा आ सकती है, बड़े पहाड़ हिमखंड खिसक सकते हैं, काफी ज्यादा ऊंचाई पर ये है। तो देखिए, पहले कभी उन राजाओं को कोई हरकारा आता
तो उसके आते आते वह अल्प वसंत बीत जाता था। कभी कभी राजाओं का कोई हरकारा यहीं यहाँ पर आता था, यानी कि जो कोई संदेश लेकर, कोई संदेश वाहक जिन्हें हरकारे कहा जाता था, वो आते थे। तो उन्हें एक तरह से अल्प वसंत यानी कि आधा वसंत बीत जाता था वहां पहुंचते पहुंचते। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता तो स्पीति का तरीका वही था, तो पंचलिंग गोनपा में मैंने देखा था। तो वो कहते हैं कि कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता तो जो स्पीति है उसका तरीका वही रहता जो तुम चलिंग गोनपा में मैंने देखा था। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदसकर, जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हसद कर आंख बंद करके चगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूटा। यह अति प्रकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम स्पीति की भौगोलिक संरचना, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का खान पान, वहाँ की कृषि व्यवस्था या वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्पीति की जनसंख्या जो कि लाहुल से भी कम है, 1901 की जनगणना के अनुसार 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है और 1971 की जनगणना के अनुसार 7996। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है, यानी कि क्षेत्रफल जो है वो लाहुल के साथ जोड़कर मिला है, जहां 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर्स यानी कि ऑक्सफोर्ड जो 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। और इस तरह स्पीति की जो जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है, यानी कि जो टोटल यहाँ पर 12,015 वर्ग किलोमीटर जो लाहुल और स्पीति दोनों का क्षेत्रफल बताया गया, उसमें केवल और केवल जो स्पीति का क्षेत्रफल है वो 2155 वर्ग मील है। और इस तरह अगर स्पीति की जनसंख्या के बारे में बताया जाए तो ये प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। 1901 में बहुत कम थी। लाहुल स्पीति का प्रशासन, जो लाहुल स्पीति का प्रशासन था वो ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला, यानी कि लाहुल स्पीति का जो प्रशासन था जब ब्रिटिश राज था तब से अब तक वो जस का तस था। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था, यानी कि अंग्रेजों को लाहुल स्पीति जो है वो 1846 में कश्मीर के राजा जो थे गुलाब सिंह, उनके कारण मिला था। अंग्रेज इसके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते थे। अंग्रेज जो है स्पीति के जरिए जो पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र थे, ऊन वाले प्रदेश थे, वहां पर वो आक्रमण करना चाहते थे, प्रवेश करना चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो तिब्बत था वहां पर अंग्रेजी साम्राज्य के बहुत दूरगामी हित थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहुल, स्पीति ब्रिटिश की अधीनता में आई।
तो जो भी हो, जिस कारण भी उन्होंने आक्रमण किया होगा, लेकिन 1846 में कुल्लू हो गया और लाहौल हो गया, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आ गए। लाहौल और स्पीति और कुल्लू तीनों ही पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो अर्थात जो यहाँ पर स्थानीय शासक होते हैं उनको नोनो कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिश शासक थे वो हमेशा वहां पर नहीं पहुंच पाते थे, हमेशा वहां पर नहीं जा पाते थे, तो वो क्या करते थे, जो स्थानीय शासक होता है उनको जिम्मेदारी दे दी जाती थी। तो इस तरह से ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता था। जब ब्रिटिश भारत था तो उस समय कुल्लू के जो असिस्टेंट कमिश्नर कुल्लू जो था वो असिस्टेंट कमिश्नर के बराबर से या नोनो का कार्य करता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, यानी कि इसका अधिकार जो रीजन था, जो क्षेत्र था, उसमें एक सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के समान था। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे, क्योंकि स्पीति के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा सीधे सरल थे, तो वो इसको हमेशा अपना राजा ही मानते थे, अपना एक तरह से उसको राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे। अगर राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ और जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। 1873 में जब स्पीति रेगुलेशन पास हुआ तो इसके तहत लाहौल और स्पीति को एक विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते हैं, और उस समय पर भी जो पूरे भारत में ब्रिटिश राज जो चलता था, उस ब्रिटिश भारत के जो कानून है वो यहाँ पर नहीं चलते थे। रेगुलेशन अधीन शासक के प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। जो यहाँ पर नोनो जिसको लगाया गया, यानी कि नोनो को अधीन शासन के अधिकार दिए गए, तो इसका जो काम था वो था एक तरह से माल गुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के जो मुकदमे हैं उन पर फैसला करना। और इसके ऊपर के मामले, जो इससे ऊपर के मामले रहते थे, वो फिर सारे मामले कमिश्नर के पास जाते थे। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता था, यानी कि उन दिनों लाहौल स्पीति के बारे में सारी बातें कांगड़ा जिले के अंतर्गत जो कुल्लू तहसील है वहां पर मिलता था। स्वराज्य के बाद, यानी कि जब भारत आजाद हुआ, स्वराज्य के बाद 1960 में 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत का एक अलग जिला बना दिया गया और 1960 में लाहौल स्पीति को पंजाब के अंतर्गत का एक नया जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना, तो जब उसके 6 साल बाद जब हिमाचल प्रदेश अलग से राज्य बना, तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया और उसके बाद 1966 में लाहौल स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश का जिला बन गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है और ये देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र माना गया। स्पीति 13.42 और 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच है। जो अक्षांश है पृथ्वी का, जो देशांतर है रेखा, उनके बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। जो स्पीति है वो चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है।
इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई, और जो इसके चारों तरफ के पहाड़ हैं इनकी औसत ऊंचाई लगभग 18,000 फीट की है। और यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल और दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। ये पहाड़ जो है चारों तरफ 18,000 फीट की ऊंचाई के, ये उसे अलग चारों तरफ से अलग अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। जो मुख्य घाटी है वो इसी नाम की यानी कि स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत को बहती है। जो स्पीति नदी है वो 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलती है और पश्चिमी हिमालय के 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलती है और पूरब में वहां से फिर तिब्बत की ओर बहती है। वहां से स्पीति में आती है और वहां से फिर स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य, स्पीति से बहकर वो पुराने रामपुर बुशहर राज्य में जो कि अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलज में मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। लेखक कहते हैं मुझे इस स्पीति नदी से प्रेम है, मुझे स्पीति नदी से प्रीति है, क्योंकि स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। वो कहते हैं कि स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है। लेखक कहते हैं कि सुनता हूँ कि यहाँ पर कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी भी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्पीति की घाटी के अलावा एक पिन की घाटी है, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब मान भाई से इसका कहना सुना। लेखक कहते हैं जो यहाँ पर है मान भाई, उनसे मैंने इसका किस्सा सुना है कि अत्यंत बीहड़ और वीरान है। ये अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। लेखक कहते हैं कि इन सब में से शायद केवल और केवल स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसे वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। और कैसी आबाद है, लोगों की नजर में तो वो आबाद है, लेकिन कैसी आबाद है ये अब तुम देख रहे हो। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। प्रति वर्ग मील में 4 से भी कम लोग बसते हैं। और अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं। अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे हैं। देखिए ये बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि वहां पर इतने लोग कम क्यों हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतने लोग भी कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सुविधा नहीं है, कोई भी एक तरह से रहने का, खाने का, पीने का, सोने का। बहुत ज्यादा ठंड यहाँ पर है और ज्यादातर जो पूरे साल भर में से लगभग 8 महीने जो है लगभग पूरा बर्फ से ढका रहता है। तो इस तरह से लाहुल में इतने भी लोग कैसे बसे हुए हैं, ये भी बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब वहाँ लोग रहते क्यों हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैंने जब भी स्पीति के बारे में बताया लोगों को, स्पीति की दुर्गम स्थितियों के बारे में बताया, स्पीति के लोगों के बारे में बताया, तो लोग कहते हैं कि तब आखिर वहाँ लोग रहते क्यों हैं, यानी कि ऐसी जगह पर वो रह क्यों रहे हैं आखिर। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। बिल्कुल 8-9 महीने स्थिति जो है बर्फ से ढकी रहती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं होता, कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है बाकी दुनिया से। ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है घर गर्म करके रख सके, यानी कि केवल एक फसल केवल ये उगती है, यहाँ पर उगती है और लकड़ियों का भी यहाँ पर प्रबंध नहीं है, वृत्ति नहीं है, यानी कि कोई आमदनी नहीं है। तो फिर क्यों रहते हैं। अब देखिए ये सवाल जरूर खड़ा होता है, तो आखिर वो फिर रहते क्यों है वहां पर। तो अब रहते क्यों है
क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते। देखिए अलग अलग टाइप की मजबूरियां दिखाई है कि या तो अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, या अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं पर और नहीं जा सकते, यानी कि कहीं और जाने का उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई और जगह उनके पास नहीं है, कहाँ जाएं। या फिर और बातों के साथ साथ यह कारण है मैं नहीं जानता। तो लेखक कहते हैं या फिर इतनी बातों के साथ साथ और भी कोई रीजन है, और भी कोई कारण है, तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, इसीलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। यानी कि यहाँ रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पहले से रह रहे हैं, इसके अलावा और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज को भले भले सिद्ध कर सकते हैं, तर्क से भले ही हम किसी चीज को सिद्ध कर सके, लेकिन स्थिति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। वो कहते हैं तर्क से भले ही हम किसी बात को सिद्ध कर सके, लेकिन यहाँ रहने को हम तर्क से भी सिद्ध नहीं कर सकते। कोई रीजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है यहाँ पर रहने का। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? अब लेखक खुद से प्रश्न करते हैं कि आखिर तर्क का इतना मोह क्यों है। ज्यादा करके संसार और निर्वाण आतिक्य है, तर्क के परे है। यानी कि संसार और निर्वाण जो है आतर्क्य है, इनमें कोई तर्क नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। लेखक कहते हैं कि स्पीति की नदी, अभी स्पीति नदी के बारे में बात की, तो लेखक कहते हैं कि स्पीति नदी के साथ साथ मेरा जो थोड़ा बहुत परिचय है वो स्पीति के जो ये पहाड़ है, लुभावने पहाड़ है, इनके साथ मेरा परिचय है। ये कैसे है? बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, नंगे हैं, भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्ठाहस नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। तो देखिए इन जो यहाँ पर लोग हैं लाहुल के, स्पीति के, वो कहते हैं एक तरह से पहाड़ यहाँ के बहुत ऊंचे हैं, नंगे हैं, भव्य है, और साथ ही यहाँ के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है, यानी कि एक तरह से पूरी भीड़ जमा हुई है। अब आगे कहते हैं लेखक, इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों की आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। वो कहते हैं इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों में, जो ये पहाड़ों की ऊंचाइयां हैं, इनमें नहीं कह सकता। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती, जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी है। यानी कि जो पहाड़ों को नापते हैं वो कैसे नापते हैं? इंच टेप से नापते हैं। तो वो कहते हैं कि जो पहाड़ों को इंच टेप से उसकी सुंदरता को नापता है, तो ऐसे मापने के एक तरह से हम ऐसे मापों को हम आंकड़े नहीं कह सकते। वे भारत भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? वे यह जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। इसमें स्केटिंग होती है, सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, आइसक्रीम और छोले भटूरे, छोले कुलचे, आपके जो यहाँ पर है मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। ये सारे जो है ये हिमालय नहीं है कि आप मसूरी गए, आप नैनीताल गए, आप श्रीनगर गए, आप शिमला गए, तो ये सब आपके हिमालय नहीं है। हिमालय का ताल्लुक है शिवालिक या पीर पंचाल, या ऐसा ही उसका नाम यह तलहटी है। तो वो कहते हैं कि हिमालय का एक तलवा है, हिमालय का एक जो लोअर हिमालय है, एक तरह से जहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है, तो वो कहते हैं शिवालिक या पीर पंचाल या कुछ ऐसा नाम है, जो तलहटी में है, जो बिल्कुल उन पहाड़ों से थोड़ा सा तलहटी में है, नीचे की तरफ है। और रोहतांग जोत के पार, जो रोहतांग जोत है के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। इस मध्य हिमालय में ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई मापी जाती है। अगर इन घाटियों की
औसत ऊंचाई मापी जाए तो श्रीलंका के कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 15,535 फीट है और यहाँ पर स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। यानी कि एक तरह से उतनी ऊंचाई जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां, जो मध्य हिमालय है उसकी जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए है, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट लगाकर 15,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई, यानी कि जो ये पर्वत श्रेणी बनी हुई है, ये पर्वत श्रृंखला बनी हुई है, यहाँ पर दो चोटियों की ऊंचाई लगभग 21,000 है, 21,000 फीट है। अब देखिए यहाँ पर एक एक नंबर जो है वो नोट करेंगे कि किस तरह से समुद्र तल से ऊंचाई है लाहुल स्पीति की। उसके बाद आप नोट डाउन करेंगे कि जो समुद्र स्पीति की जो ओरिजिनल ऊंचाई है वह क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह मानो श्रेणी कहलाती है। जो दक्षिण में श्रेणी है वो मानव श्रेणी कहलाती है और इसका अर्थ है कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। जो ये यहाँ पर पढ़ा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं उनके माने के मंत्र पर तो नहीं है। तो अब यहाँ पर ओम माणी पद्मे हूँ, ओम माणी पद्मे हूँ, इसका बीज मंत्र है और इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं, यानी कि जो इनका मूल मंत्र है उसको संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने पर तो नहीं है, यानी कि जो माने पर्वत है तो उसका नाम कहीं इसके कारण तो नहीं है कि इसको संक्षेप में पढ़ा जाए, इसको संक्षेप में लिखा जाए। तो अगर नहीं है तो करने जैसा है, अगर नहीं है तो इसको आप कर सकते हैं संक्षेप में। इन पहाड़ियों के माने का इतना जाप हुआ, इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ कि यह नाम उन्हीं श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। यानी कि इनमें इतना जाप हुआ, इतना जाप हुआ कि इन पर्वत श्रेणियों को अगर माने नाम दे ही दिया तो कोई भी यहाँ पर बुरी बात नहीं है। तो इंपीरियल गैजेटियर, जो इंपीरियल गैजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई, जो माने श्रेणी है उसकी ऊंचाई 16,646 फीट, 16,646 फीट बताई गई है और यह श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, यानी कि जो इस श्रेणी की कोई चोटी होगी उसकी ऊंचाई ये होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी, इनमें से जो छोटी छोटी चोटियां हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह से पंच पर्वत बना हुआ है, 5 चोटियां हैं, तो जो देखिए इनकी ऊंचाई है वो लगभग हर एक जो पार्ट है उसकी ऊंचाई अलग होती जा रही है। अब यहाँ पर यह मध्य हिमालय है, यह अब मध्य हिमालय आ गया, इसमें स्पीति स्थित है। अब इसी मध्य हिमालय के ठीक पास में स्पीति स्थित है, जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है और इसमें स्पीति स्थल है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है। जो यहाँ से हिमालय दिखता है उसकी जो एक तरह से ऊंचाई है वो है 23,064 फीट। इसमें कई चोटियां हैं, 2,000 फीट से अधिक ऊंची भी है और मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ। लेखक कहते हैं कि इतनी ज्यादा चीजें हैं लेकिन मैं इन ऊंचाइयों को मापने के चक्कर में नहीं हूँ, यानी कि मैंने चैप्टर इसलिए नहीं लिखा है कि मैं इन सबको नापते रहूं, न इसमें कोई होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लॉसर में जो कर दिया
सो बस। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊंचाई, बहुत ज्यादा ऊंचाई मापने का मुझे बहुत शौक नहीं है और मुझे इसमें होड़ लगाने के पक्ष में भी नहीं हूँ कि आपको भी इसके लिए होड़ लगानी पड़ेगी, आपको भी इसके लिए एक तरह से आगे बढ़ने के लिए जो इस एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं वो करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना और मर्द औरत की शान है। तो उन्होंने कहा कभी कभी उनका मान मर्दन कर देना, यानी कभी उनको प्रोत्साहित कर देना, उनको मान मर्यादा दे देना, ये हर औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवती आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। तो देखिए किस तरह से आह्वान कर रहे हैं यहाँ पर लेखक, कह रहे हैं मैं चाहता हूँ कि देश और दुनिया के, चाहे मैदानों से हो चाहे पहाड़ों से हो, तो स्वयं युवक युवतियां, यानी कि जो एक तरह से हमारा जो एक तरह से न्यू जनरेशन है वो आगे आए और अपने यहाँ पर तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं और फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, यानी कि फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर कर दें, यानी कि जो हमेशा से हजारों हजारों वर्षों से इसी तरह से यहाँ पर खड़ी थी, इसी तरह से यहाँ पर थी, तो इन चोटियों के अहंकार को चूर कर दे। अब देखिए, आनंद का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें, साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। साहस और कुवत जो है वो केवल यौवन में ही प्राप्त होता है, अहंकार का मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। जो माने की चोटियां हैं वो बूढ़े लामाओं के कारण जो है उदास हो गई है, और साथ ही यहाँ पर अभी तो इन पर स्फीति का अंतर्नाद जमा हुआ है और वह इस युवा अट्ठाहस की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है, यानी कि उनको एक परफेक्ट चांस दिया जा रहा है, उनको एक युवा निमंत्रण दिया जा रहा है कि किस तरह से, देखिए आप यहाँ पर आइए और यहाँ की जो एक तरह से जो यहाँ का माहौल है, जिनसे ये चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो रही है, यानी कि जो बूढ़े लामाओं का जाप यहाँ पर चलता रहता है उसकी जो चोटियां उदास हो रही है, तो आप यहाँ पर आकर थोड़ा सा हंसी मजाक करो, किलोल करो, थोड़ा सा हंसी मजाक करो और करे तो यह भी हर्षित हो। तो ये भी जो स्थिति है, जो ये पहाड़ है, ये भी थोड़ा सा हर्षित हो जाएंगे। अभी तो इन पर स्फीति का अंतर्नाद जमा हुआ है, यानी कि अभी तो इन पर स्फीति का अंतर्नाद जमा है। इस युवा अट्ठाहस की गर्मी से ये कुछ तो पिघले, जो अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे, यानी कि एक तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की है कि अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो इसमें जो ये अंतर्नाद जमा हुआ है, तो ये थोड़ा सा इस युवा अट्ठाहस से, यानी कि आप लोगों की आवाज सुनकर ये थोड़ा सा तो पिघले, तो ये एक युवा निमंत्रण है। तो इस तरह से देखिए चैप्टर को हमने काफी पढ़ लिया है, काफी सारी चीजें अभी तक इसमें पढ़ ली हैं कि किस तरह से लाहौल स्थिति जो है वो बहुत ही दुर्गम स्थानों में से एक है भारत के, और काफी ज्यादा परेशानियां, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर मनुष्य के जीवन के लिए है। और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो इसीलिए चैप्टर को एक बार घर पर पढ़कर आइए, समझ कर आइए, और उसमें कोई भी डाउट आगे से होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। इस तरह से हमारे आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।